नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अभिषेक में। मित्रों, आज हम बात करते हैं हिंदी विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग वर्णमाला पर, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इस भाग से प्रश्न बनते ही बनते हैं। वैसे तो आप सभी को हिंदी आती है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियों के कारण अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। हम हिंदी वर्णमाला को 3 वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले वीडियो में वर्णमाला किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या है, इसकी भूमिका के विषय में बात करते हैं। मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आप वीडियो को देखें तो कॉपी पेन लेकर नोट करते चलें, क्योंकि मित्रों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप वीडियोस को ध्यान से नोट डाउन करते हैं तो इस भाग में होने वाली गलतियों की संभावनाएं ना के बराबर होंगी, या यूं कह लें कि होंगी ही नहीं। तो अब बात करते हैं मित्रों वर्णमाला पर। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक वर्ण दूसरा माला। यहाँ माला से तात्पर्य है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग। मित्रों, अगर हम देखें तो चाहे जो माला हो, जैसे अगर हम बात करें फूलों की माला, तो हम देखते हैं अगर वह क्रमबद्ध तरीके से, जैसे माला में 4 सफ़ेद फूल और 1 लाल, फिर 4 सफ़ेद 1 लाल, इस तरीके से क्रमबद्ध ढंग से लगी हो तो अच्छी लगती है। ठीक मित्रों उसी प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम को रखा गया है, जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहे। तो मित्रों इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वर्णमाला की परिभाषा होगी वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। मित्रों आपके स्क्रीन के सामने सब कुछ लिखा है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अब बात करते हैं, वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक वर्ण से और दूसरा माला से। माला पे हम लोग चर्चा कर चुके कि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, माला कहते हैं। अब वर्ण पे बात करते हैं, तो वर्ण क्या है, वर्ण की संख्या 52 होती है। यदि कहा जाए इस वर्णमाला में, माला में कितने फूल हैं या फिर कितने वर्ण हैं, तो कितने हैं, 52 हैं। वर्ण जो है उसकी संख्या क्या है, 52 है। अब वर्ण की परिभाषा क्या होती है, यदि हम वर्ण की परिभाषा कहें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसको एक और परिभाषित कर सकते हैं माध्यम से कि यदि आपसे कह दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वो मित्रों वो भी वर्ण ही होगी। तो वर्ण की 2 परिभाषाएं हो गई, एक भाषा की सबसे छोटी इकाई और दूसरी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। दोस्तों यहाँ पे एक मिलता जुलता और भी है, जिसको हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। यदि आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कह दे तो वर्ण, यदि आपकी सबसे लिखित इकाई कह दे तो वर्ण। लेकिन यदि आपसे कह दे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, ये भी पूछ देते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी ध्वनि। तो मित्रों यहाँ पे ये तीनों परिभाषाएं याद रखनी हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में प्रमुख ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो ध्वनि को आपको मैं बता चुका हूँ। अब हिंदी वर्णमाला में प्रमुख ध्वनियाँ यदि कहा जाए तो 2 ध्वनियाँ होती हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। एक स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। अब बात करते हैं वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो वर्ण के 3 और अर्थ होते हैं, वर्ण के 3 अर्थ होते हैं, एक होता है रंग, दूसरा होती है जाति और तीसरा होता है अक्षर। रंग आपको पता ही है, काला, सफ़ेद, लाल, ये क्या है, ये रंग है। और जात की बात करें तो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये क्या हैं, ये जाति हैं। लेकिन यदि अक्षर की बात करें तो वर्ण अक्षर में मित्रों हल्का सा बस डिफरेंस है, उसको हम अभी समझ लेते हैं। उसमें तो हल्का सा अंतर क्या है कि अक्षर जो एक झटके से बोला जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो जैसे हमने बोला का, तो ये भी एक झटके से बोला, खा ये भी एक झटके से बोला, तो ये वर्ण तो है ही और इसे अक्षर भी कह देते हैं। लेकिन यदि अक्षर की बात हम करें तो अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है
जिसके उच्चारण श्वास वायु के माध्यम से एक झटके में होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे का खा, इसको तो एक झटके में ये भी हो रहा है उच्चारण, लेकिन एक उदाहरण लेके हम बात करते हैं। जैसे हमारे सर ने कहा कि अभिषेक इधर आओ, तो मैं कहूँगा क्या कि जी सर, हाँ सर। तो जो ये है जी, हाँ, क्या, क्यों, ये एक झटके में निकल रहा है ना बाहर, तो ये क्या है, ये अक्षर है, इसे वर्ण नहीं, इसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो वर्ण या अक्षर दो प्रकार के, वर्ण या अक्षर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि वर्ण का होता है और अक्षर भी का होता है तो वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन अक्षर को वर्ण नहीं कह सकते। अब वर्ण या अक्षर प्रकार कितने होते हैं, तो वर्ण या अक्षर 3 प्रकार का होता है। तो मित्रों, पहला प्रकार है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवा। तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की 33 होती है और अयोगवा की संख्या 2 होती है। अब वर्ण में ही पूछ लेते हैं कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है और मानक वर्णों की संख्या कितनी है। मूल वर्ण और मानक वर्ण, अब इसे समझ लेते हैं। मूल वर्ण, देखिए मूल वर्ण कहे या मूल स्वर कहे या कुछ भी मूल कहे, तो आप एक बात हिंदी में याद रखेंगे कि मूल का मतलब ये होता है वह जिसके हम खंड नहीं कर सकते या जिसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब देखिए कि वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र हैं उनको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो ऐसे स्वतंत्र वर्ण 44 ही हैं। 44 कैसे हैं, जैसे 11 स्वर और 33 क्या हैं, व्यंजन हैं। इनके हम खंड नहीं कर सकते। यदि आपसे कहा जाए आ का खंड कीजिए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यदि हम कहें कि का खंड कीजिए, ये व्यंजन, इसके खंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मूल वर्णों की जब संख्या कह दे तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। अब मानक वर्ण की बात करते हैं। तो मानक वर्ण में मूल वर्ण तो सारे आएंगे ही, जो 44 मूल वर्ण हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन मानक वर्ण में और जो बढ़ जाते हैं वर्ण वो ये हैं कि जो मिल के बने हुए हैं, जैसे अयोगवा स्वर और व्यंजन से, संयुक्त व्यंजन व्यंजन और व्यंजन से, और दुगुण होता है डा और ढा। दुगुण व्यंजन 2 होते हैं। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे व्यंजन वाले टॉपिक पे। तो मित्रों, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए इतना है कि मानक वर्ण 44 होते हैं। मानक वर्ण 44 तो होते ही हैं, प्लस जो मिल के बने होते हैं वो भी मानक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, यदि हम मानक वर्ण की टोटल संख्या कहें तो कितनी होती है, 52 यानी कि 52 होती है। हमें इसमें याद रखने योग्य जो बात है वो ये है कि मानक वर्ण में 11 स्वर, व्यंजन 33, अयोगवा 2, संयुक्त 4 और द्विगुण 2। क्योंकि ये परीक्षाओं में दोस्तों पूछ लिया जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन कितने हैं, अयोगवा की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं और द्विगुण कितने हैं। तो मित्रों, इन्हें याद रखना है। अब बात करते हैं हम वर्ण के जो 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, उसमें बात करते हैं पहले हम अयोगवा पे कि अयोगवा होता क्या है। तो अयोगवा पे बात करें तो अयोगवा की संख्या 2 होती है। वो कौन सी होती है, पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अब मित्रों बात करें कि अयोगवा की परिभाषा क्या होती है, तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, आ के योग से बने व्यंजन के उच्चारण के लिए अर्थ का वहन करें। अब इसे समझते हैं कि ये क्या है। तो अयोगवा में एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार दोस्तों ये एक बिंदी है। यदि ये कहा जाए ये क्या है, तो ये एक बिंदी है और इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जो जानने योग्य बात है वो ये है कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले जो वर्ण लिखा गया था वो अनुस्वार लिखा गया था। अब दूसरा क्या है, दूसरा है विसर्ग। अब देखते हैं कि अनुस्वार ये है एक बिंदी। अब इसको हम उच्चारण यदि करेंगे तो कैसे करेंगे, उच्चारण हम इसका कर ही नहीं सकते, बिना स्वर की सहायता से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये अनुस्वार है और इसको उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब जब स्वर की सहायता ले रहे हैं तो ये स्वर भी नहीं है,
क्योंकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। जब स्वर वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो इस पर बात करेंगे। यहाँ सिर्फ जानने योग्य इतना है कि स्वर किसे कहते हैं। वो ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से काम करें उन्हें हम स्वर कहते हैं, और उनको उच्चारण करने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये क्या है, ये क्या है, अनुस्वार। अनुस्वार को यदि हम आ जोड़ते हैं तो उसमें क्या है, इसका उच्चारण कर पाएंगे, और इसलिए ये अनुस्वार क्या है, ये स्वर नहीं है। अनुस्वार क्या है, ये स्वर नहीं है। अब देखते हैं इसको कि ये जब स्वर नहीं है तो क्या ये व्यंजन है। तो ये व्यंजन में यदि जोड़ते हैं तो ये व्यंजन को उच्चारित कर देता है। तो ये व्यंजन को उच्चारित कर देता है। और व्यंजन के विषय में आपको बता दें कि व्यंजन चाहे जितने व्यंजन जोड़ लें, अगर उसमें स्वर नहीं जोड़ा गया है तो उसको उच्चारित कर ही नहीं सकते। तो यह व्यंजन भी नहीं हुआ, ये स्वर भी नहीं हुआ, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो रहा है और व्यंजन के साथ लग के उसका उच्चारण कर दे रहा है। तो ये क्या, तो यह व्यंजन भी नहीं हुआ। ये व्यंजन, इसलिए ही इसे स्वर और व्यंजन से अलग श्रेणी में रखा गया है, जिसको बोलते हैं अयोगवा। अब अयोगवा में अगर परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा है आ के योग से बने। अब इसको समझते हैं। आ के योग से बने, ये था अनुस्वार, और ये क्या है, आ के योग से बन रहा है। आ के योग से उच्चारित कर पा रहे हैं। आ के योग से बने और व्यंजन के उच्चारण, यदि हम इसको ऐसे लगा दें व्यंजन में, तो ये क्या, व्यंजन के उच्चारण के लिए अर्थ का वहन करते हैं। उच्चारण कर रहा है। और जैसे हम कह दें पंकज, तो ये क्या है, पंकज माने क्या होता है, पंकज माने होता है कमल। तो ये इसके उच्चारण के लिए अर्थ का भी वहन कर रहा है। तो अयोगवा की परिभाषा क्या हो गई कि आ के योग से बने और व्यंजन के उच्चारण का वहन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, अयोगवा कहते हैं। अब अयोगवा में एक अनुस्वार है और दूसरा विसर्ग है। तो विसर्ग पे बात करते हैं कि विसर्ग क्या है। यदि मित्रों देखें तो विसर्ग संस्कृत का एक स्वर है। संस्कृत का एक स्वर है और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग होता है वो संस्कृत भाषा में होता है। तो विसर्ग में बहुत कुछ जानने लायक नहीं है, बस इतना ही है कि विसर्ग क्या है। विसर्ग का उपयोग सबसे अधिक किस में होता है, संस्कृत भाषा में होता है। बस हम हिंदी में इतना ही जानने कि विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग का उपयोग सबसे अधिक क्या होता है, संस्कृत भाषा में होता है। अब हम जानते हैं अनुस्वार के बारे में कि अनुस्वार क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अनुस्वार हिंदी वर्णमाला में लिखा जाने वाला सबसे पहले वर्ण है। मित्रों इसे याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये कि हिंदी वर्णमाला में लिखा जाने वाला सबसे पहला वर्ण क्या है, अनुस्वार है। अब दूसरी इसकी विशेषता क्या देखते हैं कि जब वर्ण के उच्चारण में, या हम इसे पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि जहाँ पे हमें ना का उच्चारण साफ सुनाई दे वहाँ हम क्या, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। बाद में परिभाषा देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा चंद, इसको ऐसे देखते हैं चंदन, हमने लिखा चंदन। तो चंदन, देखिए ना स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है, चंदन ना स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो अनुस्वार का पूछ दिया जाता है कि जहाँ हमें स्पष्ट ना सुनाई पड़े उस जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उस जगह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जब वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु केवल नाक से निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अर्थात अनुस्वार तब लिखा जाता है जब उच्चारण केवल नाक से हो और जहाँ ना स्पष्ट सुनाई दे। तो मित्रों समझ में आ गया, जहाँ ना स्पष्ट सुनाई देता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अनुस्वार होता है। और इसका जो उच्चारण होता है वो केवल मात्र किससे होता है, नाक से होता है। यानी कि जब श्वास वायु बोलते समय जो श्वास वायु छोड़ते हैं वो नाक से छोड़ी जाती है, तो वो क्या होता है, वो अनुस्वार होता है। ठीक मित्रों, अब इसकी तीसरी विशेषता पर बात करते हैं। तो अनुस्वार, अनुस्वार ऐसी ध्वनि है जो अपने आप में स्वतंत्र सत्ता धारण किए है, स्वर से अलग लिखा जा सकता है। ये मित्रों यहाँ समझने वाली बात है, इसको हम समझते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। जैसे हमने कहा
ये लिखा अभी बताया था आपको चंदन, इसको यदि ऐसे लिखूं तो क्या होगा, चंदन। ठीक मित्रों, अब इसको लिखें कंपन, अब इसको लिख रहे हैं कंपन। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार ये अनुस्वार जब हटा तो ये आधा माँ दे रहा है, एक बार ये अनुस्वार हटा तो ये आधा ना दे रहा है। ये क्या चक्कर है, इसको समझते हैं। ये चक्कर ये है कि जब हमने चंदन कहा तो आधा ना लग रहा है, और जब हमने कंपन कहा तो आधा माँ लग रहा है। अब ये अनुस्वार के बाद, ये डिपेंड किस पे करता है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आया है। अब देखिए, ये दा है, ये किस वर्ग का है। जैसे हिंदी वर्णमाला में का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा होता है, ता होता है, पा वर्ग होता है। तो का वर्ग का है कि चा वर्ग का है कि ता वर्ग का है, तो ये देखिए ये ता वर्ग का है। ता वर्ग जैसे ता, था, दा आ गया ना, तो ये क्या है, ये का वर्ग का है। जब ये का वर्ग का है तो इसी में आगे हम देखेंगे ता, था, दा, धा, ना। तो अनुस्वार के आगे आने वाला जो वर्ण होता है वो डिपेंड ये करता है कि उसी का पांचवा, ता, था, दा, धा, ना, उसी का पांचवा जो वर्ण होता है वो आधा लगता है। तो ये क्या होता है, वो आधा लगता है, तो इस वजह से यहाँ चंदन में ना लगा है। अब इस यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं पा में, तो पा जो है पा वर्ग होता है, तो पा, फा, बा, भा, मा। तो माँ क्या है, माँ पांचवा वर्ण है, जो पांचवा वर्ण है वो क्या है, माँ है। तो पा का पांचवा वर्ण माँ है, तो यहाँ पे क्या आधा माँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपन हो गया। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार कैसे हटा के और कौन सा शब्द लगाया जाता है। तो ये डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एक शब्द ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र सत्ता धारण किए है, तो स्वतंत्र सत्ता को एक समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कंपन, तो ये क्या आधा माँ लगा हुआ है, अनुस्वार यहाँ से हट गया। अब ये क्या अपने आप में स्वतंत्र ही तो है भाई, का हो, माँ हो, पा हो, कोई भी वर्ण हो, ये अपने आप में क्या है, भले ही व्यंजन है लेकिन अपने आप में स्वतंत्र है। ऊपर बात की थी, अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। तो यही है, अनुस्वार क्या है, अपने आप में स्वतंत्र सत्ता धारण किए हुए है। और स्वर से अलग देखिए लिखा जा सकता है, स्वर से क्या है, अलग लिखा जा सकता है। लिख रहे हैं इसे, आधा माँ स्वर से अलग लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब इसमें एक दोनों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अनुस्वार और विसर्ग होते क्या हैं। तो अनुस्वार विसर्ग की यदि बात करें तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। कभी कभी मित्रों आपसे ये ऐसे पूछ देगा कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो अनुस्वार होती हैं और विसर्ग होती हैं। एक बात यहाँ पे और मित्रों परीक्षा में पूछा जाता है, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं कि है क्या। जैसे आपको ये लिख के दे दिया, स्क्रीन पे देखिएगा, का में अनुस्वार लगा के आधी का, फिर का में स्वर लगा के, फिर का में अनुनासिक चंद्रबिंदी लगा के, फिर का में विसर्ग लगा के। अब बात कहेगा कि इसको क्रम से लगाओ, तो मित्रों वो यही लिखा है स्क्रीन पे कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे अनुस्वार, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे आएगा विसर्ग, तीसरा हमारा क्रम क्या होगा, अनुनासिक, चौथा क्या होगा, स्वर, और पांचवा क्या होगा, व्यंजन। पांचवा क्या होगा, व्यंजन। तो मित्रों यदि ऐसे दे दे और कहा जाए आपसे कि क्रम में लगाइए, तो का में पहले हम देखेंगे किसमें अनुस्वार है, किसमें विसर्ग है, कौन सा अनुनासिक है, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। इस प्रकार से इसे क्रम से लगाएंगे। अगर मित्रों आपको पहली बार में ये बात नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो आप रिपीट करके 3-4 बार देखिए और बात समझ में आ जाएगी। और फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको दूसरी बार बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब देखिए अनुनासिक। अब यहाँ पे एक क्रम जो आया, तो क्रम में अनुस्वार के विषय में आप समझ गए, विसर्ग के विषय में सबसे ज़्यादा संस्कृत में यूज होता है, अनुस्वार सबसे पहले वर्णमाला में लिखा गया है, अनुनासिक स्वर व्यंजन आपको पता है। अनुनासिक एक शब्द आ रहा है, तो अनुनासिक पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अनुनासिक होता क्या है। अनुनासिक देखिए, अनुस्वार क्या था, मात्र नाक से बोला जा रहा था। अब अनुनासिक के विषय में बात करें, जहाँ पे नाक और मुंह दोनों से बोला जाए वो क्या होता है, वो अनुनासिक होता है। अब देखिए, अब अनुनासिक का क्या है कि अनुस्वार में
नाक से बोला जाता है और ना हमें स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन अनुनासिक में नाक और मुंह से बोलने पर हमें ना क्या है, स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। तो यदि आपसे कह दिया जाए ना जहाँ स्पष्ट सुनाई दे पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे अनुसार होगा। जहाँ पे ना स्पष्ट ना सुनाई दे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अनुनासिक लगाएंगे। जैसे हमने कहा चंद, आपने चंद ना सुनाई पड़ी, लगा दिया आपने क्या, अनुसार। आपसे बोल दिया गया चांद, चांद में देखिए ना स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रही, ना का उच्चारण होता है लेकिन स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे अनुनासिक लगाएंगे। यही तो यहाँ से क्या है, ये स्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो अनुनासिक और अनुस्वार में इतना अंतर है कि यहाँ ना स्पष्ट सुनाई देता है, यहाँ नहीं सुनाई देता, और ये स्वतंत्र सत्ता धारण की है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, चंद, ये स्वतंत्र सत्ता धारण किए हुए चंद ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अनुनासिक को ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है इसमें कि ऐसे लिख सकते हैं, चांद को ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या है, अनुनासिक वो होते हैं जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं किए हुए हैं, वो ध्वनियाँ जो स्वतंत्र सत्ता धारण ना किए हों, अर्थात स्वर से अलग नहीं किया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अनुनासिक कहते हैं। अब अनुनासिक से मिलता जुलता मित्रों हमारी हिंदी वर्णमाला में एक शब्द और है, निरानुनासिक। अब निरानुनासिक पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये छूट जाएगा तो फिर छूट ही जाएगा। पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो जब आप ये शब्द देखें निरानुनासिक तो आपको ये ना लगे कि पढ़ा नहीं है। अब इस पर बात करते हैं। जैसे हम ये लिखा हुआ है, जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल मुख से होता हो, देखिए अनुस्वार नाक से, अनुनासिक नाक और मुंह से, निरानुनासिक केवल मुख से, वो क्या होते हैं, निरानुनासिक होते हैं। तीनों की परिभाषा याद रखनी है आपको। तो अब देखिए निरानुनासिक क्या होता है, केवल मुख से हो, तो उन्हें क्या निरानुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। इनके अंतर्गत आती कौन कौन सी हैं, तो देखिए स्वर 11 होते हैं। स्वर क्या होते हैं, 11 होते हैं। अब स्वर 11 में 10 स्वर निरानुनासिक होते हैं, एक स्वर जो होता है वो निरानुनासिक नहीं होता है, वो स्वर होता है री, ये मूर्धन्य स्वर के अंतर्गत आता है। अब जब स्वर वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना याद रखने योग्य है कि स्वर में से 10 स्वर क्या हैं, निरानुनासिक हैं। ये री वाला जो है ये स्वर संस्कृत का स्वर है, और इसका यदि कहा जाए तो हमें शुद्ध उच्चारण हमारी वर्णमाला में नहीं है, इसको हम क्या री बोल देते हैं, ऋषि वाला री। ठीक है, जब स्वर पढ़ाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तो हमें याद सिर्फ क्या रखना है कि निरानुनासिक में स्वर सिर्फ और सिर्फ कितने आते हैं, 10 आते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने आते हैं निरानुनासिक में, तो मित्रों जब व्यंजन पढ़ाएंगे तब उसमें बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। अगर उसमें भी यदि पूछ दिया जाए कि मूल स्पर्श व्यंजन क्या है तो 16 ही हैं, वो बात करेंगे हम व्यंजन पे। लेकिन यहाँ समझने योग्य क्या है कि स्पर्श व्यंजन क्या हैं, 25 हैं। अब 25 कैसे होते हैं, देखिए जैसे हमने का खा गा घा अंगा, तो इसके बाद चा छा जा झा इया, तो काचा टा ता प, इसके बाद टा वर्ग आएगा, ता वर्ग आएगा, पा वर्ग आएगा, तो का चा टा ता प, ये क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। काचा टा ता प ये पहली लाइन है। और फिर हम बात करते हैं गा जा दा डब, तो ये क्या, ये तीसरी लाइन है। ऐसे ही इसमें पंचम लाइन होती है अंगा इया ड़ा ना मा, अंगा इया ड़ा ना मा, ये क्या है, 5वीं लाइन होती है। तो स्पर्श व्यंजन में ये पंचम पंक्ति छोड़कर जो बाकी 20 व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे निरानुनासिक होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, निरानुनासिक होते हैं, पंचम पंक्ति को छोड़कर। क्योंकि पंचम पंक्ति क्या होती है, पंचम पंक्ति को यदि हम कहा जाए तो ये नासिक ध्वनियाँ होती हैं। ये कौन सी होती हैं, ये नासिक ध्वनियाँ होती हैं। ये क्या है, ये नासिक ध्वनियाँ हैं। और यहाँ निरानुनासिक में सिर्फ जानने इतनी बात है कि स्वर कितने होते हैं, 10 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 20 होते हैं। और इस स्वर में एक री छोड़ के, और व्यंजन स्पर्श व्यंजन में कौन सी, पंचम पंक्ति छोड़ के क्या होते हैं, निरानुनासिक होते हैं। तो ठीक है मित्रों, मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया आपके समझ में अच्छे से आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
कैसा था वीडियो ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वर्णमाला भाग 2 के साथ। धन्यवाद।